बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहले आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ डिसऑर्डर्स, और जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके सबसे पहले हमने देखा एंजाइटी डिसऑर्डर को। एंजाइटी डिसऑर्डर की फ़र्दर टाइप्स को अलग अलग डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जिस डिसऑर्डर को हम डिस्कस करने लगे हैं वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कि टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि असल में एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएडी कहते हैं। अब जीएडी का क्या मतलब है कि इंसान को एक्सेसिव वरी होने लग जाती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ को जो आपकी लाइफ में चल रही होती है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है किसी इवेंट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन के बारे में इतनी ज़्यादा वो परेशान होने लग जाता है, इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेता है और उसकी जो वरी है वो इतनी ज़्यादा अप लेवल पर हो जाती है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, एक तो होती है नॉर्मल एंजाइटी होना, नॉर्मल स्ट्रेस होना, नॉर्मल परेशानी होना। तो वो तो एक यूज़फुल है कि आपको पता चल जाता है कि मतलब अगर मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँगा तो आप उस जो वरी होती है उस परेशानी की वजह से आप अच्छा परफॉर्म करते हो। लेकिन मोस्टली वो लोगों के साथ ये होता है कि उनकी एंजाइटी जो है वो इवेंट से पहले और इवेंट के बाद ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पहले भी रहते हैं और उसके बाद भी रहती हैं। और फिर उनकी लाइफ में जो नॉर्मल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर एक बात को लेकर वो परेशान रहते हैं। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ हो जाए, एटलीस्ट 6 मंथ या इससे ज़्यादा टाइम हो जाए, और इंसान जो पर्सन है या जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा देर परेशान रहे, हर एक बात बात पे परेशान रहे, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जीएडी है। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में आकर किसी भी चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर वो इन लोगों को ये फ़ील होने लग जाता है कि इनको सिम्टम्स इनकी ये होती हैं कि इनको सो नहीं सकते, सो नहीं पाते, या इनको नाइटमेयर्स आते हैं, या वो कांपने लग जाते हैं, या फिर सर दर्द होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन इनमें आ जाता है, पसीना आने लगता है, गर्मी और सर्दी जो है वो ज़्यादा फ़ील होने लग जाती है, सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, इनको वॉमिट, ऐसे लगता है कि वॉमिट हो जाएगी या वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, और गले उनको ऐसे लगता है कि जैसे जो उनका गला है ना वो बंद हो गया है और वो सांस नहीं ले पा रहे या अब वो बोल नहीं पा रहे। तो उनको थकावट ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो फिर ये उनकी फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं और उनकी जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, तो उस वजह से उनका सर में दर्द और इस तरह, और मोस्टली पेट में दर्द होने लग जाती है क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक, उनकी पुअर कंसंट्रेशन होती है और आराम नहीं वो कर पाते, उनको सुकून नहीं आ रहा होता। और हम डायग्नोस करने से पहले ये सिम्टम्स और साथ में हम ये देखेंगे कि क्या उसकी जो ये जो उससे स्ट्रेस हो रहा है या उसको एंजाइटी हो रही है, इसकी वजह से उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ या उसकी सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो। अगर वो इस तरह के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर फिर उन सिचुएशंस में जाने से डरते हैं और डरने की वजह से वो घर में रहने शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब को चीज़ों को हम देख के और फिर अब नेक्स्ट डीएसएम का क्राइटेरिया देखते हैं, उसको मीट करते हुए अगर उसके अंदर सिम्टम्स होंगी दैन हम उसको डायग्नोस करेंगे। अब डीएसएम के क्राइटेरिया को देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डीएसएम का ए में वो हमें ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो उन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का होना चाहिए, और ये जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसकी वर्क या स्कूल परफॉर्मेंस या उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही हो, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। बी में वो हमें ये कह रहे हैं कि द इंडिविजुअल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द वरी, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होती है उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, क्राइटेरिया सी में उन्होंने हमें कहा है कि हम उन्होंने नीचे से सिम्टम्स दी हैं और सिम्टम्स में उन्होंने कहा है कि
कुछ जो सिम्टम्स हैं वो जो उसके इंडिविजुअल है उसके पिछले जो 6 मंथ है उसमें होनी चाहिए, तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे। ओनली वन आइटम इज रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट उन्होंने नोट में हमें ये भी बता दिया है कि बच्चों के अंदर एक जो है ना सिम्टम होनी चाहिए, तो फिर भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं 1 में उन्होंने कहा है कि बेचैनी और महसूस, या तो उसको बेचैनी फ़ील होती है और या फ़ील नहीं होती। आसानी से थक जाता है और वो किसी भी काम में जब वो काम करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो जल्दी थक जाते हैं काम में और उनका दिल नहीं लगता। और किसी काम में कंसंट्रेट करना हो तो उनका जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके पास कोई थॉट्स नहीं हैं। चिड़चिड़ेपन उनमें आ जाता है। उनके जो मसल्स हैं उनमें तनाव आ जाता है, ठीक है, दर्द होने लग जाता है, सर दर्द और उनकी बॉडी पे पेन होने लग जाती है, स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। या तो वो सोते हैं और या वो सोते हैं तो फिर भी बेचैन रहते हैं, लेकिन अगर वो सो भी जाएं तो फिर उनको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे वो इत्मीनान बख्श उनको नींद ही नहीं आती, मतलब वो अपनी नींद से भी सेटिस्फाइड नहीं होते। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी में वो हमें ये कह रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स शो होंगी वो उसकी जो इंडिविजुअल है उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है उसमें इम्पेयरमेंट लेके आ रही है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। और ई में हम ये देखेंगे कि ये जो सिम्टम्स हमें शो हो रही हैं ये इसी डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं, यानी कि उसको मैच कर रही हैं। क्या हम ये भी देखेंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं कि ये किसी और मेडिसिन या किसी और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या मे बी कि वो ड्रग अब्यूज़ हो जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रही हैं, तो फिर हम ये सब चीज़ों को देख के फिर हम डायग्नोस करेंगे उसकी मेडिकल कंडीशंस वगैरह को। नेक्स्ट स्टेप में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ये अदर मेंटल डिसऑर्डर के साथ मैच ना करता हो, हम उनसे डिफ्रेंशिएट करके फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी जो यूज़ की जाती है वो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे डील कर सकता है अपनी उन सिचुएशंस में अपनी एंजाइटी को, और अपने जिस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा वरी और एंजाइटी फील करता है तो उस सिचुएशन में ख़ुद को कैसे डील कर सकता है। मेडिकेशन यूज़ की जाती है, मेडिकेशन में उसको एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती हैं और उसको बेंजोडाइज़ोपिन भी दी जाती हैं जिसकी वजह से उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों और वो अपने आप का जो स्ट्रेस को उसको ख़त्म कर सके। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि वो एनी टाइम पे उसको स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अब ये भी इफ़ेक्टिव है कि उसके सपोर्ट ग्रुप बना दिए जाते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं और फिज़िकल भी हो सकते हैं, जिसमें वो अपनी स्टोरीज़ और अपना इश्यूज़ और स्ट्रेस वगैरह एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं। हेल्थी हैबिट्स ऐड की जाती हैं क्लाइंट की लाइफ में जैसे कि उसकी लाइफ में एक्सरसाइज हो गई, वॉक हो गई, और वो चीज़ें जो पॉजिटिव रह सकती हैं जो जिससे उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है, वो हैबिट्स उसकी लाइफ में ऐड की जाती हैं। एजुकेट योरसेल्फ, इसमें एजुकेट किया जाता है इंसान को, जो क्लाइंट है उसको ये गाइड किया जाता है कि वो कैसे अपनी सिचुएशंस में ख़ुद को बेहतर कर सकता है। कम्युनिकेट, और जिसके साथ क्लाइंट से ज़्यादा ट्रस्ट ये होता है उसके साथ बात करने के लिए, को अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए उस इंडिविजुअल को ऐड किया जाता है ताकि वो उसके साथ कम्युनिकेट करे, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बताने की स्किल्स हैं, वो उसकी हाई की जाती हैं। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको GD की समझ आ गई होगी, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल से मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब के लिए दीजिएगा इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।